यदि हम इस स्टैक का एक उदाहरण देखते हैं, जैसे पहला उदाहरण STMFD स्टैक पॉइंटर है, तो यह विस्मयादिबोधक चिन्ह है। इसका मतलब है कि यह ऑटो इंक्रीमेंट ऑटो डिक्रीमेंट मोड दोनों में से एक होगा। फिर यहां मैं उन रजिस्टरों को निर्दिष्ट कर सकता हूं जो मैं कहना चाहता हूं। यह R0 R1 R3 से R5। तो अगर यह पिछला स्टैक पॉइंटर है, अब यदि यह एम्प्टी अवरोही स्टैक है, इसलिए मैं मान रहा हूं कि जब मैं निचले दिशा की ओर जाता हूं तो मेमोरी एड्रेस कम हो जाती है। तो हमारा 0 यहाँ है, एड्रेस 0 इस तरफ है और इस तरफ मुझे सबसे उच्चतम एड्रेस मिला है। तो स्टैक पॉइंटर का मूल्य अब घटाया गया है और मान यहां संग्रहीत किया गया है। तो यह एक फुल स्टैक है, इसलिए यह उस स्थान तक इशारा कर रहा है जहां तक इसके पास इसका मूल्य था। अब अगले मूल्य को रखने से पहले स्टैक पॉइंटर कम किया गया है और मूल्य को यहां सहेजा गया है। तो इस तरह यह शामिल करेगा। तो नया स्टैक पॉइंटर इस ओर इशारा करेगा क्योंकि यह स्टैक यहां तक भरा हुआ है, तो यह इस ओर इशारा करेगा। अगर हम STMED में देखें तो पिछला स्टैक पॉइंटर अगले खाली स्लॉट की ओर इशारा कर रहा था। तो उस बिंदु के आगे से रजिस्टरों के मूल्यों को सेव किया जाएगा और यह स्टैक पॉइंटर इस ऑपरेशन को करने के बाद अगले खाली स्लॉट की ओर इशारा करेगा। फिर STMFA है, यह भी पूर्ण आरोही स्टैक है। अब पिछला स्टैक पॉइंटर यहाँ था, इसलिए यह आरोही स्टैक है। तो स्टैक पॉइंटर का मान बढ़ाया जाएगा, तो यह उच्च एड्रेस की ओर जा रहा है और फिर यह फुल है। तो यह स्टैक पॉइंटर अंतिम फ़ील्ड प्रविष्टि को इंगित करेगा और यह STMEA है। यह इस स्टैक पॉइंटर के मूल्य को घटाया जाएगा। यह आरोही दिशा में जा रहा है, तो इस स्टैक पॉइंटर के मूल्य में वृद्धि होगी। यह आरोही दिशा में जा रहा है। इस तरह मुझे सबसे अधिक एड्रेस मिला है, इस तरफ मुझे सबसे कम एड्रेस मिला है। अब इन मानों को संबंधित स्थानों में सहेजा जाएगा। अब आप देखते हैं कि सभी मामलों में यदि आप उस पैटर्न को देखते हैं जिसमें वे सहेजे गए हैं, अब हर स्थान में R0 R1 R3 से R5
तक लिख रहा हूं, लेकिन वे उसी क्रम में सहेजे नहीं जाते हैं। तो आप देखते हैं कि इसमें यदि आप इस विशेष उदाहरण को देखते हैं कि यह निम्न एड्रेस है और आप देखते हैं कि R0 रजिस्टर सबसे कम एड्रेस पर सहेजा गया है, फिर R1, फिर R3, R4 और R5। इस मामले में R0 रजिस्टर सबसे कम एड्रेस में जाएगा और R5 उच्चतम एड्रेस पर जाएगा। इसलिए सभी सेविंग करते समय यह उस कन्वेंशन का अनुसरण कर रहा है कि उच्च ऑर्डर रजिस्टर उच्च क्रम मेमोरी एड्रेस पर जा रहा है। और इस प्रोसेसर ARM प्रोसेसर के बारे में एक सुंदर बात यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप इन रजिस्टरों को किस क्रम में निर्दिष्ट करते हैं। इसलिए अगर आप R3, R5, R0, R1, R4 कहते हैं तो भी अगर आप केवल इस तरह लिखते हैं तो भी सेविंग एक समान होगी, क्योंकि यहाँ हमेशा यही होगा कि जो भी सबसे कम रजिस्टर हो उसे सबसे कम एड्रेस पर जाना चाहिए। R0 सबसे कम है तो R0 यहाँ आएगा, उसके बाद R1 सबसे कम, R1 यहाँ आएगा। इसलिए यहाँ जो भी क्रम आपने निर्दिष्ट किया है कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यह इसे उस क्रम में सहेजेगा। इसी तरह जब भी आप मूल्य लोड कर रहे हैं, तो यदि आप इस LDM निर्देश का उपयोग कर रहे हैं, जैसे LDMED निर्देश, तो जो भी ऑर्डर में आप इस रजिस्टर को निर्दिष्ट करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सबसे कम ऑर्डर स्थान की सामग्री न्यूनतम रजिस्टर में पुनर्प्राप्त की जाएगी। इस तरह उच्चतम ऑर्डर सामग्री को उच्चतम रजिस्टर में पुनः प्राप्त किया जाएगा। तो यह बहुत उपयोगी है। मैं एक उदाहरण लूंगा और 8085 या 8051 में पहले की तरह समझाने की कोशिश करूंगा जब हमने एक ISR संरचना के बारे में चर्चा की थी। तो हमने माना कि यदि यह ISR का निकाय है, तो पहले आपको रजिस्टर को सहेजने की जरूरत है और निकाय के बाद आपको रजिस्टर बहाल करने की जरूरत है, या उस मामले के लिए अगर यह किसी अन्य प्रोसीजर में या किसी भी सबरूटीन में है, तो आपको रजिस्टर को सेव और बहाल करने की जरूरत है। तो हमें इसे इस तरह करना होगा और हमें सावधान रहना होगा, जैसे कि अगर आपने यहां लिखा है, जैसे कि पुश
पुश H तो पुश D, फिर से पुनः प्राप्त करते हुए आपको पहले पॉप D और फिर पॉप H करना होगा। तो आपको इसे अन्य दिशाओं में करना होगा, इसलिए आपको पॉप करते समय उस ऑर्डर जो आपने पुश करते समय प्रयोग किया है का पालन करना होगा। तो आपको पॉप दूसरी दिशा में करना होगा, अन्यथा सामग्री मिश्रित हो जाएगी। इसलिए यदि आप गलती करते हैं, यदि आप यहां पॉप D, पॉप H और पॉप D करते हैं, तो रजिस्टर का मान दूषित हो जाएगा। तो लेकिन कई बार क्या होता है कि प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम लिखते समय वे इस प्रकार की गलतियां करते हैं और हो सकता है कि वे उस ऑर्डर का पालन नहीं कर रहे हैं जिसमें रजिस्टरों को पुश किया गया है और वे रिवर्स ऑर्डर को फॉलो करना भूल जाते हैं। तो यह एक बहुत ही सामान्य गलती है जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामर करते हैं। तो इन आम लोगों ने क्या किया है, उन्होंने इस समस्या से छुटकारा पाया है। कैसे, यह मायने नहीं रखता है, जैसा कि हमने यहां देखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने किस क्रम में इस पुश पॉप या इन रजिस्टरों को निर्दिष्ट किया है। जो भी ऑर्डर हो, उसे सहेजने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए यह हमेशा R0 को सबसे कम रजिस्टर के रूप में लेगा जो यहां निर्दिष्ट है, इसलिए यह इसे सबसे कम एड्रेस पर रखेगा। तो फिर यह पता चलेगा कि R1 अगला निम्नतम रजिस्टर है, इसलिए यह R1 को अगले निम्नतम पते में रखेगा। तब यह इस सारे रजिस्टर का विश्लेषण करेगा और R3 को खोजेगा। तो R3 को यहां डाल दिया जाएगा, निचले स्तर पर, सबसे निचले एड्रेस पर। इस तरह से यह होगा। इसलिए यह उस क्रम के बावजूद है जिसमें आपने इसे यहां निर्दिष्ट किया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा करने के बाद यदि आप इस STMED के बाद कुछ समय बाद अगर आप LDMED स्टैक पॉइंटर लिखा है और फिर रजिस्टर में अगर आपने R5, R0, R1, R4, R3 जैसे लिखे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह उन रजिस्टरों पर इन मूल्यों को ठीक से पुनर्प्राप्त करेगा। तो यह ARM प्रोसेसर के बारे में अच्छी बात है। तो आगे हम उस MOVS निर्देश की तरह वाले बड़े ब्लॉक के डेटा ट्रांसफर को देखेंगे जो हमने इस मामले में देखा है 8086 प्रकार के प्रोसेसर के MOVS निर्देश को।
तो यहाँ जो निर्देश उपयोगी होगा वह है STMIA और LDMIA जो इंक्रीमेंट आफ्टर है, फिर STMIB और LDMIB इंक्रीमेंट बिफोर, उसके बाद STMDA और LDMDA जो डिक्रीमेंट आफ्टर है। तो यह एक उदाहरण है। यहाँ मैंने मान लिया है कि मुझे डेटा का एक ब्लॉक मिला है और डेटा का यह ब्लॉक R12 द्वारा इंगित किया गया है। इसलिए R12 उस डेटा के ब्लॉक की ओर इशारा करता है जो हमारे पास है और डेटा का स्रोत है। तो यह स्रोत है और हम इसे इस गंतव्य पर रखना चाहते हैं जो R14 द्वारा इंगित किया गया है। तो R14 इस गंतव्य की ओर इशारा करता है, R14 ब्लॉक के अंत की ओर इशारा करता है। तो R14 यह है, R14 ब्लॉक के अंत की ओर इशारा कर रहा है और R13 गंतव्य की शुरुआत को। तो यह R13 है। तो इस मामले में हमें यह मिल गया है। तो यह R0 से R11 ये 12 रजिस्टर इस डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन के लिए स्वतंत्र हैं। तो यह LDMIA निर्देश है। मैं क्या कर रहा हूं? तो R12 अनुमानित टिप्पणी R0 से R11। तो यह इन स्थानों को जो कि R12 द्वारा इंगित किया गया है के समानों को R0 से R11 रजिस्टर में अनुकरण करेंगे। तो इनमें से प्रत्येक रजिस्टर 4 बाइट चौड़ाई है। तो इस निर्देश द्वारा कुल 48 बाइट्स डेटा को मेमोरी से R0 से R11 रजिस्टरों में स्थानांतरित किया जाएगा। उसके बाद यह इस STMIA निर्देश का उपयोग करेगा। अब R13 गंतव्य की ओर इशारा कर रहा है। तो यह R13 से इंगित मेमोरी स्थानों पर R0 से R11 रजिस्टरों से डेटा जो कि 48 बाइट्स को स्थानांतरित करेगा। प्रत्येक स्थानांतरण के बाद R13 का मान बढ़ जाएगा क्योंकि यह विस्मयादिबोधक चिन्ह है। फिर हम R14 के साथ R21 की तुलना करते हैं यह देखने के लिए कि क्या हम गंतव्य पर पहुंच गए हैं। यदि वे बराबर नहीं हैं, यदि गंतव्य नहीं पहुंचा है, तो यह इस लूप में वापस जाएगा और यह अगले 48 बाइट्स का स्थानांतरण करेगा। तो इस तरह से यह आगे बढ़ेगा। लेकिन यह एक बहुत ही प्रारंभिक प्रकार की रूटीन है। आप देख सकते हैं कि यह किसी भी ओवरलैपिंग के लिए जांच नहीं करता है।
यह किसी भी डेटा बाइट्स की जांच नहीं करता है कि जो आप डेटा ब्लॉक से स्थानांतरित कर रहे हैं हो सकता है कि यह 48 का पूर्णांक एकाधिक नहीं हो। इसलिए यह सभी समस्या है, लेकिन फिर भी यह हमें कुछ विचार देता है कि डेटा के इस बड़े ब्लॉक को कैसे स्थानांतरित किया जा सकता है। तो अगला हम गुणन निर्देश को देखेंगे। तो ARM प्रोसेसर में गुणन निर्देश बहुत शक्तिशाली है। आपने देखा है कि 8085 में कोई गुणन ऑपरेशन नहीं है। 8051 के मामले में हमें गुणन मिला है, लेकिन यह केवल 8 बिट गुणा करता है और निर्देश प्रारूप निर्धारित है। तो A और B रजिस्टर उनके पास 2 ऑपरेंड होने चाहिए और यह MUL AB निर्देश है। तो यह सिर्फ A और B संख्याओं का गुणा करेगा। अब ARM प्रोसेसर में इस गुणन के कई प्रकार मिलेंगे, जैसे कि हमें पूर्णांक गुणन मिला है जो कि 32 बिट है। तो आपको 32 बिट परिणाम देगा, फिर एक लंबा पूर्णांक गुणन है जो 64 बिट परिणाम देता है। और यहाँ मल्टीप्लय, एक्यूमुलेट, मल्टिप्लिकेशन, एडिशन के लिए सरणियों पर गुणन और सब। तो हमारे जो निर्देश है वह है MUL जो 32 बिट गुणा है, MUL A 32 बिट मल्टीप्लय, एक्यूमुलेट के लिए है और फिर यह UMULL है। तो यह 64 बिट अहस्ताक्षरित गुणन है। UMULL में यह दूसरा L लंबे और यह U अहस्ताक्षरित के लिए है और इसलिए यह मल्टीप्लय एक्यूमुलेट है। तो विशिष्ट उदाहरण इस तरह है। इसलिए MUL R0, R1, R2। तो R0 बराबर R0 गुना R2। MUL A R0, R1, R2, R3। तो यह एक अपवाद है। तो एक 4 ऑपरेंड अनुदेश है, जबकि ARM के अधिकांश निर्देश 3 ऑपरेंड निर्देश हैं। यह एक 4 ऑपरेंड निर्देश है, जहां R0 बराबर R1 गुना R2 ब्रैकेट में धन R3 है।
इसलिए यह अच्छा है क्योंकि यह y ∑ai xi ऑपरेशन को करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं इस y को R3 और ai R1 रजिस्टरों और xi को R2 रजिस्टर में आवंटित कर सकता हूं और फिर मैं इस में MULA को कर सकता हूं और फिर उसके बाद हम इस R0 रजिस्टर मान को R3 रजिस्टर में ले जाते हैं। तो इस तरह से मैं इस मल्टीप्लय एक्यूमुलेट को कर सकता हूं। हम इस मल्टीप्लय एक्यूमुलेट का उपयोग इस गुणन और परिवर्धन को एक साथ करने के लिए कर सकते हैं। इसलिए अगला निर्देश जो हमारे पास होगा वह गुणन निर्देश पर कुछ प्रतिबंध लगाएंगे जैसे कि डेस्टिनेशन और सोर्स वे समान रजिस्टर नहीं हो सकते हैं। तो यह कुछ बहुत ही रोचक है क्योंकि हो सकता है कि यह गंतव्य रजिस्टर हो तो ऑपरेशन के दौरान स्रोत रजिस्टर संशोधित हो जाएगा। इसलिए परिणामस्वरूप यदि आप इसका उपयोग कर रहे हैं गंतव्य रूप में तो यह रजिस्टर की सामग्री दूषित